क्या है विद्यादान, उसके बारे में बताइए ज़रा। 2013 की बात है। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा यानी कि मैं था। हुँ। और अब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको एजुकेशन के सेक्टर में बताने वाला कोई हत्ता नहीं है। और उस समय वो जो दौर था मेरा 2013-14 का, तो मेरी मुलाकात देवीदत्त भारद्वाज जी से हुई थी। वो हमारे दिल्ली पुलिस में ही थे। वो हमें कोचिंग के लिए मुखर्जी नगर लेके जाते हैं। उस दौर में एक बात समझ में आई कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। जहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं वो मेरा घर है और हम कभी बंद कमरे में पढ़ते नहीं है। हमारी क्लास में बच्चे आज भी जमीन पर बैठ कर पढ़ते हैं। जो हमारी छत है उस छत पर जब बैठते हैं 200 से 250 बच्चे जो हैं, लड़की हो या लड़के हो, किसी भी कास्ट किसी भी धर्म के हो, सब एक साथ बैठेंगे। किसी व्यक्ति के पास कॉल आ भी जाए, एग्जाम्पल किसी के पास आके डिजिटल अरेस्ट कर दिया गया आपको, जब भी आपको वीडियो कॉल आई दिमाग में एक बात घुसा लेना, पुलिस कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। नहीं करती। दूसरी बात 1930 ये टोल फ्री नंबर है और एक 155260 155-260 या cybercrime.gov.nic.in, ये इन पे आप कंप्लेंट दर्ज कराइए। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं युग चरण पॉडकास्ट। आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जहाँ पे लोग लाखों रुपए की फीस देकर तैयारी करते हैं। लेकिन आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो गेस्ट हैं वो निःशुल्क इस तरह की तैयारियों को कराते हैं, दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं और पुलिस में काम करने के साथ साथ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं और उनके पढ़ाए 3000 से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में वर्किंग हैं। तो चलिए उनकी कहानी सुनते हैं और इसी के साथ साइबर सिक्योरिटी के वो एक्सपर्ट हैं, तो उसके बारे में भी हम उनसे जानेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। सर थैंक यू सो मच आपका। कैसे हैं आप? सर बहुत ही बढ़िया हूँ सर, आज आपसे मुलाकात हुई तो और भी अच्छे। थैंक यू, मैं भी बिल्कुल और बहुत अच्छा हूँ और क्यूरियस हूँ आपसे बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी को लेके आज हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे और कोशिश रहेगी हमारी कि लोगों को अवेयर कर सकें। लेकिन एक स्टोरी जो आपकी पर्सनल है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है कि एक रेसलर होना और रेसलिंग से दिल्ली पुलिस में आना और फिर इतना बड़ा और बढ़िया काम करना, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अमूमन लोग सोच पाते हैं, कर नहीं पाते। आप कर रहे हैं और लोग सफल हो रहे हैं। तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करेंगे कि रेसलिंग से और दिल्ली पुलिस में आना कैसा रहा, कैसे शुरुआत हुई और कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर मेरे जो पिताजी है वो दिल्ली पुलिस में ही थे। अभी 2 साल पहले रिटायरमेंट हो चुके हैं वो। और हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो रेसलिंग का ही है, क्योंकि मैं हरियाणा का एक छोटा सा गांव है, समचाना मेरा गांव है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो पारा रेसलिंग जो थी वो हमें विरासत में ही मिली थी। पिताजी पहलवान थे, तो उन्होंने कहा सोचा कि हमारे बच्चे भी पहलवान बनेंगे। और 18 साल की एज आते आते हम नेशनल भी खेल चुके थे, नेशनल में मेडल भी आ चुका था। इसके साथ साथ 18, क्योंकि दिल्ली पुलिस में पिताजी थे, तो एक हमारे हरियाणा के और उत्तर प्रदेश राजस्थान में एक कहावत है मिडिल क्लास फैमिली में कि बच्चों में ना देश सेवा यानी कि बेल्ट की नौकरी के प्रति बड़ा रुझान रहता है। तो हमें भी ये था कि भाई पुलिस में ही जाना है या आर्मी में जाना है। तो 18 साल की एज हुई तो हमने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर दिया। और वो रेसलिंग की जो आग थी वो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के बाद भी लगातार जलती रही। और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है ऑल इंडिया पुलिस मीट में पार्टिसिपेट भी किया। और ये काम 2012-13 तक चलता रहा जो है। उसके बाद पढ़ने पढ़ाने का जो आप जर्नी, जिस वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए, उस जर्नी की शुरुआत उसके बाद होती है सर। तो रेसलिंग का एक्सपीरियंस और जो आपका रेसलिंग का एक्सपीरियंस था उसने आपके जो पुलिस का करियर है दिल्ली पुलिस में जैसे कि आप कार्यरत हैं, उसको किस तरह से शेप किया? देखिए, जो व्यक्ति जिस गेम को करता है तो उसे वो प्यार और लगाव भी करता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर हम कहते हैं कि खेल जो है ना जीवन में बहुत कुछ सिखा के जाता है। खासकर हमारी रेसलिंग जैसी खेल तो जो है, क्योंकि आप डिसिप्लिन में भी है, आपने सुबह भी उठना है, आपने बड़ों की रिस्पेक्ट भी करनी है। आप कभी कभी किसी अच्छे से पहलवान को देखना, वो हमेशा अपने कोच या बड़ा जो भी मिलता है हमेशा हाथ को झुका के जो है उनके चरण स्पर्श करता है। कभी हैंड शेक नहीं करेगा, कभी बहुत कम होता है कि हैंड शेक करता मिलेगा। तो वो डिसिप्लिन है, सुबह उठना है, इतने घंटे मेहनत करनी है। फिर दोपहर में पिताजी ने एक रूल रेगुलेशन था कि सुबह आपने एक्सरसाइज ज़्यादा करी तो दोपहर में तो नींद आएगी आपकी, जो है सोना है, शाम को फिर प्रैक्टिस करनी है। तो पुलिस में भी यही है सर, डिसिप्लिन तो सिखाते ही हैं।
आर्मी है, पुलिस है, शुरुआत की 9 महीने की ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग में फोकस किस चीज़ पर है? डिसिप्लिन पर जो है, क्योंकि बाहर पब्लिक के साथ काम करना है, आपने किससे कैसे बोलना है, पब्लिक आप पर कैसे विश्वास करे, जो है अपने आप को कैसे डिसिप्लिन अनुशासन में रखना है, यही काम पुलिस सिखाती है। तो मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल रहा, क्योंकि कुछ नया नहीं लगा वहाँ पे जो है। और पढ़ाई और गेम जो है वो भी, पढ़ाई में भी बहुत हेल्पफुल होते गए, क्योंकि पढ़ाई भी डिसिप्लिन मांगती है। करेक्ट। यदि आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम आप नहीं निकाल पाओगे जो है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रेसलिंग ने मेरी नौकरी और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा योगदान दिया सर। जैसे कि आपने बताया कि पिताजी रेसलर थे और ये सब चीज़ें पारिवारिक आपको मिली हैं, तो बचपन में ही जहाँ तक ये शुरुआत हुई होगी आपकी रेसलिंग के लिए, रुझान बढ़ाया गया होगा आपके अंदर परिवार की तरफ से। तो कभी आपको लगा वो दंगल वाला डायलॉग जो वायरल होता है, बापू सेहत के लिए जी, हानिकारक है। हानिकारक है, करेक्ट। तो सर वो एक मूवी थी, और हम कह रहे हैं कि जब उस मूवी को हम देखते हैं तो हमें अपना बचपन बड़ा याद आता है, क्योंकि मेरे पिताजी के पास भी चेतक स्कूटर था उस टाइम पर, बजाज का, और मेरे भाई भी रेसलर है। तो वो दिल्ली पुलिस की नौकरी भी करते, और आसपास में जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में ना दंगल प्रतियोगिता है, कुश्ती प्रतियोगिता है, दंगल बोलते हैं उनको। तो जब हम लेके जाते, जैसे गांव में दंगल होता है, तो हम दोनों भाई पीछे बैठ जाते स्कूटर पर जो है, और वो साथ चलते। मेरे पिताजी को कोच साहब के नाम से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि रेसलिंग कोच है। तो बड़ा, आज वो फोटोग्राफ्स देखते हैं, वो वीडियो देखते हैं, तो देखते हैं कि मेरे पिताजी रेसलिंग के कोच है और हम दोनों भाई दंगल में कुश्ती लड़ रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि हाँ, बापू सेहत के लिए हानिकारक नहीं, हम तो ये कहेंगे कि भाई उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया, जो एक बाप डायरेक्ट अपने बेटे से आज के समाज में नहीं कह सकता, वो स्पोर्ट्स के माध्यम से बहुत कुछ कह सकता है। तो दिल्ली पुलिस के साथ आप साइबर सिक्योरिटी के लिए भी काम करते हैं, और जैसे कि अभी आप बता रहे थे, क्या प्रोसेस है, किस तरह से लोगों को जो नए दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करते हैं उनको ट्रेन करते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग होती है, क्या काम वो आगे करते हैं, वो थोड़ा प्लीज़। हाँ सर, बिल्कुल। आज के दौर में एक्चुअली समय के साथ साथ ना क्राइम बदलता गया। पहले क्राइम वो कहते हैं कि ताकत के बल पे था, लूट लिया, डकैती कर ली, और आज क्राइम दिमाग का है। जैसे मैं जहाँ पोस्टेड हूँ, मैं दिल्ली पुलिस एकेडमी झड़ौदा कला, तो यहाँ जो एकेडमी है तो पूरे इंडिया की पुलिस यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आती है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको साइबर क्राइम और CCTNS पढ़ाता हूँ और उनके बारे में बताता हूँ। और आप तो समझते होंगे कि आज के दौर में साइबर क्राइम तो बहुत बड़ी बात है, जिसके साथ होता है उसी को पता चलता है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, कितना पड़ता। वो तो बेचारा जिसके साथ हो जाता ना, तो ये नहीं समझ पाता कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। वो पुलिस के पास जाते दफे भी घबराता है, चला जाऊंगा, क्या मैं बोलूँगा, और सामने वाला मेरी बात सुन भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आज भी पुलिस की छवि सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, 1857 की जो पुलिस थी ना, 1857 की, तो वैसे लोग बाग अभी भी समझते हैं कि पुलिस वाले हैं, ये कर्कश आवाज़ में बोलते हैं, मतलब पैसे के लिए कुछ काम करते हैं। ये लोगों की अभी भी छवि बने, मतलब उसके दिमाग में माइंड सेट हो चुका है। और हम कहते हैं नहीं, अब वो पुलिस नहीं है। यदि आपने पुलिस का रूप देखना है, खासकर दिल्ली पुलिस का, को देखिए, दिल की पुलिस थी दिल्ली पुलिस, बहुत कुछ दिखाया। तो जो पढ़ाने की बात है सर, मैं साइबर क्राइम ही पढ़ाता हूँ, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो दिल्ली पुलिस में रह के आपने कहाँ कहाँ पे किस तरह से सेवाएं दी हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जहाँ पे लोग सोचते हैं कि हमको जाना चाहिए, आप वहाँ पे वर्किंग रहे हैं, तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंसेस। सर मैंने दिल्ली पुलिस 2009 में ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने कहा कि मेरा बैकग्राउंड रेसलिंग था, तो मैं रेसलिंग की टीम में रहा 3-4 साल जो है। उसके बाद मुख्य रूप से आप पंजाई बाग है, जनकपुरी पुलिस स्टेशन है, उसके बाद राष्ट्रपति भवन है, और उसके बाद अब मैं दिल्ली पुलिस एकेडमी में हूँ। और दिल्ली पुलिस एकेडमी में आने का भी एक मोटिव है, रीज़न भी था, कि जिस जर्नी की वजह से मैं आपके साथ बैठा हूँ, बच्चों को पढ़ाने की जो है, तो यही हमारे कमिश्नर साहब ने नोटिस किया और हमें वहाँ दिल्ली पुलिस एकेडमी में भेज दिया कि ज़रूरत तो यहाँ पर भी है। जैसे कि आपने इनिशिएट की बात की थी, विद्या दान करके आप चलाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा वर्किंग में भी है, और इसके बिहाफ पे आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं। क्या है विद्या दान, उसके बारे में बताइए ज़रा। सर 2013 की बात है, 13-14 की बात है। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, यानी कि मैं था, और अब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है,
कि उसको एजुकेशन के सेक्टर में बताने वाला कोई हत्ता नहीं है। और हम कहते हैं कि आप कितने भी बड़े योद्धा क्यों ना हो, यदि आपका सारथी अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। करेक्ट। इतिहास बोलता है कि कर्ण जो अर्जुन से ज़्यादा बड़ा योद्धा था, परंतु सारथी श्री कृष्ण नहीं थे उनके। तो उस समय तक हमें कुछ पता ही नहीं था कि बस ये था कि भाई ठीक है, बेरोजगारी नहीं देखी क्योंकि 18-19 साल की एज में हम भर्ती हो गए थे। उसके बाद गरीबी भी नहीं देखी क्योंकि पापा पुलिस में थे। हमें ये पर पता नहीं था कि 12th के बाद करना क्या है। हमें बस ये था कि 10th के बाद 12th और 12th के बाद ग्रेजुएशन करिए और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो है। और हमें क्या, आज यदि मैं देखता हूँ तो 70 से 80% बच्चों के यही हालात हैं। पता ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है। माँ बाप क्या बोलते हैं, बेटा पैसे ले ले और समय ले ले और पढ़ ले, बस क्या पढ़ना है ये नहीं पता है। फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ दौड़ते हैं। अब वहाँ पर MTS यानी कि चपड़ासी से लेकर IPS तक का कुछ भी हो जाए, यही सोचते हैं यार चलो कोई नहीं, CGL हो गया, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, CHSL हो गया, कुछ भी मिलता रहे, बस करना है, ये मेंटेलिटी है। और उस समय वो जो दौर था मेरा 2013-14 का, तो मेरी मुलाकात देवीदत्त भारद्वाज जी से हुई थी। वो हमारे दिल्ली पुलिस में ही थे। उनकी बेटी थी मोनिका भारद्वाज, जो अभी दिल्ली पुलिस में IPS है, और वो मेरे गांव के पड़ोस के थे। उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने थोड़ा सा रास्ता दिखाया, और एक आग किसी कारणवश हमारे अंदर भी चिंगारी आ चुकी थी कि एक छोटा सा इंसिडेंट था। मैं हर जगह बताता हूँ कि मेरी गेट के ऊपर ड्यूटी थी और हम किसी एक ऑफिसर आए थे, वो सिविल ड्रेस में थे, हम उनको पहचान नहीं पाए थे। अब मैंने उनको सिंपल सी लैंग्वेज में एक बात बोल दी कि सर आप कौन हो। उन्होंने दिल पे ले ली और वो बोले कि आपने हमें सैल्यूट नहीं लगाया और इसको कोर्स के लिए भेज दीजिए। जड़ोदा मेरे को कोर्स के लिए भेज दिया कि इसको सैल्यूट मारना सिखाइए जो है। और वो ACP साहब थे, दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सेवा, DNP बोलते हैं। तो हमने पहली बार ये देखा कि भैया सब इंस्पेक्टर तो हमने देखे हैं, DNP, ये ACP कहाँ से आते हैं। तो वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे कुछ ACP दानिश, जो अभी भी करते हैं, हर बार UPSC के थ्रू आते हैं। हमें तो नहीं पता था। उनसे मुलाकात हुई और हमने सोचा यार हम भी करके देखते हैं, तो वो बंदा कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ से एक जर्नी की शुरुआत होती। सर देवीदत्त साहब मिलते हैं हमें, वो हमें कोचिंग के लिए मुखर्जी नगर लेके जाते हैं। उनका मेरा कोई संबंध नहीं है, ना मेरे परिवार के थे ना कुछ और, एक इंसानियत के नाते जो है। कोचिंग का कोई फ़ायदा मेरे को लगा नहीं वहाँ पर उस समय पर जो है, क्योंकि आज भी मैं कहता हूँ कि कोचिंग इतना रोल प्ले नहीं करती है। फिर उसके बाद एक UPSC की जर्नी स्टार्ट होती है 2015 से 2021 तक जो है, और साथ में अटैम्प्ट हमने 2 बार इंटरव्यू फेस भी किया। उस दौर में एक बात समझ में आई कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, जिनको बताने वाला कोई नहीं है, उनकी मजबूरी है। और ख़ासकर जहाँ से मैं आया, नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, ये यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो है वो गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करते हैं। राइट। पर उनको मतलब एक वे का पता नहीं होता कि क्या करना है। तो एक मन में एक विचार आया कि भाई देवीदत्त साहब ने मेरी मदद करी है तो क्यों ना मैं भी किसी की करूं। और एक मेरा दोस्त था, उनका एक भतीजा था, वो लेके आए कि भैया आप पढ़ रहे हो, आप साथ में इसको बैठा लीजिए। तो वहाँ एक बच्चे से विद्यादान की शुरुआत होती है और धीरे धीरे अब तक जो है सुर्खियों का विषय इसलिए बनता है कि जो अभी हालिया में जो गई वैकेंसी दिल्ली पुलिस की, हमारे वहाँ पे 700 प्लस बच्चों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक मतलब भर्ती में 700 बच्चों का सिलेक्शन होता है, जो कि चर्चा का विषय बनता है कि एक कोई ऐसा कोचिंग है जो फीस नहीं लेते। जो अच्छा, ये आपका पूरा निःशुल्क रहता है? सर बिल्कुल फ्री है, और मतलब निःशुल्क कह सकते हैं, उसके बदले में थोड़ा बहुत क्या लेते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। हाँ, कि वहाँ पे बच्चों से हम क्या करते हैं, पेड़ लगवाते हैं और एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। और हम कहते हैं भैया पेड़ लगा दिए तो पेड़ में पानी डालिए, आपने इसको पालना है, क्योंकि लगाने का काम तो नेताओं का है। बिल्कुल। और आपका काम पालने का है। और हर बच्चे को एक पेड़ दे रखा है। उसके बाद उनको पढ़ाना है, उनको मतलब बुक्स भी देनी है, सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, कोई पैसा नहीं है। और लगभग 13 साल हो चुके हैं, 13-14 साल जो है इस काम को करते करते, क्योंकि दिन में तो पुलिस की नौकरी है। बिल्कुल। और पुलिस के पास काम बहुत ज़्यादा है सर। और रात को हमारी क्लास चलती है
5 बजे से जो है 5 से 7 शाम को 5 हाँ, बजे से, ठीक। और फिर 7 बजे से मतलब 7 बजे हम इस बैच को ख़त्म करते हैं और 7:30 से 10:15 और फिर 11 बजे से सुबह 3:30 बजे तक पूरी रात क्लास करने के बाद 3:30 बजे सोने का समय होता है और सुबह 10 बजे ऑफिस भी पहुंचना है। कोई सैटरडे संडे नहीं है, कोई GHRH नहीं है। और हम तो एक बात ज़रूर बोलते हैं कि उसमें तकरीबन बच्चे वो बच्चे हैं जो फाइनेंशियली रूप से कमज़ोर हैं। ओके। जैसे किसी के पिताजी नहीं हैं, माता जी नहीं हैं। पिताजी है तो भाई वो डेली वेजेज पर काम करते हैं, या बच्चे भी डेली वेजेज पर काम करते हैं। और सुर्खियों में मैंने बताया इसलिए आए कि एक वैकेंसी के अंदर 700 बच्चे आना दिल्ली पुलिस में। वाकई में बहुत बड़ा नंबर है कि जहाँ इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग सेंटर्स खुले हैं और वो इतनी लाखों रुपए की फ़ीस लेते हैं, चार्ज करते हैं, उनके बच्चे जो कि पूरा कमर्शलाइज है, जी बिल्कुल, उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे वो इतने सारे नहीं आ पाते हैं। और एक छोटी सी जगह पे एक छोटा सा संस्थान चल रहा है, एक NGO चल रहा है, और वहाँ पे इतने सारे बच्चे एक भर्ती में जो है सेलेक्ट हो जाते हैं, वो भी निःशुल्क पढ़ाई जा रही है शिक्षा। तो वाकई में कमाल, सुर्खियों की बात है ये वैसे। तो सर वो मैंने बताया ना कि सुर्खियों में आया, कई सारे न्यूज़ चैनल आया, अखबार आया, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने पूछा बच्चों से, क्योंकि हर क्यूरियोसिटी होती है दिमाग में, पूछे हम जो है। और आपको मैं एक और अचरज की बात मैं बताऊं कि जहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं वो मेरा घर है, और हम कभी बंद कमरे में पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि कमरे के अंदर पढ़ने के लिए इतना स्पेस हमारे पास है नहीं कि हम उनके लिए चेयर लगवा देंगे। क्योंकि चेयर कितनी लगाओगे, 50 लगा दोगे, 60 लगा दोगे। हमारी क्लास में बच्चे आज भी जमीन पर बैठ कर पढ़ते हैं, खुला आसमान है, तारों की छाव, पुराना जो पाठशाला वाला था रीजन। हाँ, रीजन ऐसा कुछ दिमाग में रख के नहीं बढ़ाया था। रीजन ये अगर भाई जितना हमारे पास संसाधन है हम उसी का तो प्रयोग कर पाएंगे। जो हमारी छत है उस छत पर जब बैठते हैं 200 से 250 बच्चे जो हैं ऑफलाइन में। हाँ, ऑफलाइन में एक बार में 250 बच्चे पढ़ाई करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुर्सी मेरी है, एक कुर्सी मेरी डल जाएगी, और एक लड़का है वो पैरालाइज मतलब हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, उसकी है। और बाकी चाहे लड़की हो या लड़के हो, किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म के हो, सब एक साथ बैठेंगे। और हमारी क्लास में कभी आप विजिट करोगे तो मैं दिखाऊंगा कि जैसे क्लास स्टार्ट होगी, हम किसी को बोलते नहीं है, बच्चों के अंदर है ये बात। आते ही पहले झाड़ू खुद लगाएंगे, सभी हर जगह पे झाड़ू लगाना, गद्दे बिछाना, और फिर मटका उठाकर हैंडपम्प से पानी लेके आना, सब एक जगह बैठ कर पानी पीना, खाना, पढ़ना है। और पूरी रात, सर्दी कितनी कड़ाके की सर्दी है, दिल्ली की सर्दी तो बहुत ज़बरदस्त है। करेक्ट। आप सोच पाओगे कि जो बंदा हीटर चला के बैठा है, जो बंदा रजाई ओढ़ के बैठा है, और दूसरी तरफ हम जो है ना कंबल है ना चादर है, खुले आसमान के नीचे, अच्छा भी लगता है। तो जब ये चीज़ें लोगों ने देखी कि ऐसा भी हुआ कि हमें बिना बताए ही लोग बाग आए वहाँ पे, हमें पता भी नहीं है कि आए हैं सर, हम देखने के लिए आए हैं, मोस्ट वेलकम है। हम तो यही कहते हैं भैया 7 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारा पाठशाला खोलता है, किसी भी समय आइए, क्या दिक्कत है। और सर अच्छा लगता है। नहीं, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आप केवल ये शिक्षा नहीं दे रहे कि आपको किस में सेलेक्ट होना है, आप डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, आप इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए पौधे लगवा रहे हैं, और खुद से खुद का काम करना। और सबसे बड़ी बात जैसे कि आपने बताया कि सब लोग एक साथ बैठते हैं, ना जाति है ना धर्म है, क्योंकि आजकल जो देश में माहौल बना हुआ है उस पीरियड में आप ये इतनी अच्छी जो बच्चों के अंदर शिक्षा डाल रहे हैं, ये वाकई में कमाल की चीज़ है। सर मैं आपको बताऊं कि हम बच्चों को एक ही बात बोलते हैं। जैसे अभी ऐसा भी होता है कि बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो अब ना होड़ लगी हुई है, आते हैं लोग बाग, डेली आते हैं कि भाई हमारे बच्चों को भी पढ़ाइए। हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि जातियां हैं 2, एक पैसे वाले की, एक बिना पैसे वाले की। बिना पैसे वाले और तो बेवजह की बकवास है। आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, आपके पास पैसा है तो सब आपके सामने झुकेंगे, ये सच्चाई है। और यदि आपका सगा भाई भी है और वो बेरोजगार, उसके पास पैसा नहीं है, तो आपको कुछ समय बाद उसमें भी बदबू आनी शुरू हो जाएगी। हम कहते हैं कि भैया नौकरी ज़रूरी नहीं है, इंसान पहले बढ़ो। यदि आप में इंसानियत है तो हम रेडी लगा के खा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि आप IPS भी हो गए और आपके अंदर एथिक्स यानी कि नैतिकता नहीं है, तो आपका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि 2012 के बाद UPSC भी ये बात समझ चुकी है कि एथिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो UPSC के एग्ज़ाम में भी शामिल कर चुके हैं। हम एक ही बात पूछते हैं, पापा क्या करते हैं? किसी के पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है थोड़े से, तो सर हमें ना ऐसे हाथ जोड़ के कहते हैं सर आप कहीं और पढ़ा लीजिए, आपको है, आपके पास पैसा है, आप कहीं पर बैठाइए।
हम तो उनके लिए बैठे ना जो जिनके संसाधन पास नहीं है सोर्सेज नहीं है या फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है या कोई और और प्रॉब्लम प्रॉब्लम। मान लीजिए वो बच्चा बैठ जाए उनका, तो वो किसी ना किसी का तो स्पेस खत्म करेगा ना। तो अपनी तो सिर्फ ये डिमांड होती है सर, आर्मी पर्सन, नेवी, एयरफोर्स, हम इनसे कुछ नहीं पूछते, पापा आर्मी में है आप आइए। एक पुलिस वाले के बच्चों से, क्योंकि मैं खुद पुलिस में हूँ तो ये तो हम अलाउ कर दें तो कि थोड़ा सा नेपोटिज्म तो नहीं चलता सर, है एक्चुअली इतना। नेपोटिज्म नहीं कह सकते। हुआ क्या, पुलिस की वजह से ही हम समय दे पा रहे हैं, क्योंकि मेरी पुलिस यदि मेरी मदद नहीं करती, मदद ऐसा नहीं था कि सबने मदद ही की, कबड्डी का मैच भी खेला लोगों ने, टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करी, कुछ अच्छे इंसान भी मिले। बिल्कुल। फिर दूसरा, मैं खुद पुलिस वाले की औलाद हूँ, तो हम समझ सकते हैं कि पुलिस वाला इतना समय नहीं दे पाता बच्चों नहीं को दे जो है। पाता, राइट। तो हम इसलिए उनको हाँ, allow तो इसे पॉजिटिव नेपोटिज्म बोल सकते हैं ये। और मुझे लगता है ये ज़रूरी भी है कि आप जिस काम के में कर रहे हैं, जिससे आपका घर चल रहा है, उसकी वजह से यदि कोई काम हो रहा है तो उसमें इतना तो चलता है। ये चलता है सर, सही बात है सर। तो अब तक आपने कितने बच्चों को पढ़ा चुके हैं आप अपनी कोचिंग के संस्थान के माध्यम से? इससे पहले मैं एक सवाल और लेना चाहूँगा कि ये आपका सेंटर तो यहाँ पे चलता है ऑफलाइन, इसके अलावा गांव और बाहर के क्षेत्रों में भी आपने कुछ कर रखा है, उसके बारे में ज़रूर दर्शकों को बताइए। सर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ें हर इंसान के पास पहुँचे तो हमारा सौभाग्य है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, एक मेंटलिटी है, और हम कहते हैं कि उस कहानी पर ट्रस्ट करिए, किसी पर प्रभाव पड़े ना पड़े, एक पर तो प्रभाव पड़ेगा। हम पहले ऑफलाइन ही पढ़ाते थे, हमारे पास संसाधन नहीं थे। अभी होता क्या है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी थी, तो जो बच्चे दूर के थे वो आ नहीं पाते थे, आ भी गए तो देखो मेरी पॉकेट में सिर्फ इतनी जगह होगी कि मैं उनका बुक्स का कर पाऊंगा या उनको पढ़ा पाऊंगा। अब एक सैलरी में घर भी चलाना है और उनका हम रहने की व्यवस्था नहीं कर पाते थे। चलो लड़के लोग तो आ भी गए, लड़कियां कहाँ जाए, कैसे आएंगे, राइट। और आज भी सर गांव की स्थिति रियल में ऐसी है, ना तो ट्रांसपोर्टेशन है, दिल्ली की अलग बात है, आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सरकार चाहे कोई भी है, नहीं है ट्रांसपोर्टेशन। ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है सर। है तो दिन में एक दो बार कोई रोडवेज की बस आई या चली गई। आप कभी इमेजिन कर सकते हो कि यदि लड़का है वो तो छोटे मोटे शहर में चला गया, और लड़की कैसे जाए सर, और लड़की चली भी गई और वो गलती से वो बस मिस हो भी गई तो बाप के दिल की धड़कन कुछ और कहती है, क्या करें। तो हमने क्या किया कि जैसे शुरुआत मैंने अपने गांव से करी। मेरे गांव में पिछले 5-6 साल से कोई नौकरी नहीं थी सर, और बड़ा गांव था। हमने गांव में कंपटीशन कराए, पहली बार किस चीज़ की, इन कंपटीशन एग्जाम्स की जो है, हमने कंपटीशन कराया कि कोई भी बच्चा बैठो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, और हम जो फर्स्ट आएगा उसको इनाम देंगे, सेकंड को इनाम देंगे। अब मेरे गांव से अब पिछले 1 साल के अंदर जो हमारे पास पढ़ते थे, दिल्ली पुलिस में तो 2 बच्चे आए, हरियाणा पुलिस में 5 बच्चे गए, ग्राम सचिव और पटवारी में 6 बच्चे गए, यानी मेरे गाँव में 1 साल के अंदर कम से कम 16 से 17 जॉब आई, और कोई उसमें पहले कोई नहीं थी। अब गांव की पंचायत से हमने रिक्वेस्ट करी कि सर एक काम करते, पंचायत सरपंच से जो है, क्योंकि हरियाणा राजस्थान में ग्राम पंचायतें होती हैं, हम बोले कि सर पंचायत आएगी 5 साल बाद दूसरी आ जाएगी, फ़ायदा क्या है, क्यों ना एक काम कर लिया जाए कि एक छोटी सी स्क्रीन लगवा दे। जो बच्चे हमारे पास नहीं आ पाते, गांव की चौपाल होगी, गांव के बुजुर्ग लोग होंगे, वो लोग बैठेंगे वहाँ पे, और आप लोग मतलब कि कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ वहाँ डिसिप्लिन देखना है। और सर ऐसे करते करते हमने 46 गांव जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 46 गांव में स्क्रीन लगवाई है ग्राम पंचायत के सहयोग से जो है। अब उसमें क्या फ़ायदा क्या है कि बच्चे रात को जब हमारी क्लास स्टार्ट होती है तो बच्चे वहाँ बैठ जाते स्क्रीन के सामने जो है, और गांव के जो रिटायर्ड टीचर है, आर्मी पर्सन है, या फिर पुलिस वाले जो रिटायर हो चुके हैं, हमने उनको एक ही बात बोली कि जीवन का असली सत्य तो ये है जो अब है, अभी तक तो बच्चों के लिए कमाए हो, अब इंसान होने का धर्म निभाइए। और वो लोग वहाँ पर उनकी रखवाली करते हैं, और 46 गांव ऐसे हो चुके हैं सर धीरे धीरे, क्योंकि हम जहाँ पर पढ़ाते ना वहाँ पर हमारे पास संसाधन इतने हैं नहीं। हम क्या करते हैं, मोबाइल को पीछे रख देते हैं, बस मोबाइल। हमारा मकसद सिर्फ एक है, संसाधन इतने आड़े नहीं आते, आप यदि आप अपनी बात पहुँचाना है तो सिंपल से मोबाइल से भी पहुँचोगे, बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों को वो चीज़ें सुनती रहती है और वो कंटिन्यू काम करते रहते हैं सर। ये वो मुहिम है, धीरे धीरे बढ़ रही है सर आगे जो है। दिल्ली पुलिस में सेवाएं देना
उसके बाद घर परिवार संभालना, और जैसे कि आपने बताया कि 10 से 5 आप रहते हैं बिजी, और 5 से 3:30 तक आपकी क्लासेस हैं, तो कैसे बैलेंस कर पाते हैं ये सारी? क्योंकि कॉरपोरेट में तो आदमी आजकल हम लोग तो ऐसे थक जाते हैं 8 घंटे की शिफ्ट करने में कि कुछ और नहीं कर पाते, और सोचते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आप कैसे मैनेज कर पाते हैं इतना? सर हमारी दिल्ली पुलिस में ना, दिल्ली पुलिस एक्ट एक बात कहता है कि 24 सेक्शन है उसकी, एक पुलिस वाले 24 आवर्स के जो है नौकर है, मतलब कि ऑन ड्यूटी माने जाते हैं। पर जो हमारी ड्यूटी है वो अब तो नज़दीक है, फिलहाल मैं पहले दूर भी था, तो रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है कि उन बच्चों के पास बैठ कर मैं ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगता हूँ, क्योंकि उनकी भी सुन लेता हूँ और अपने भी मन की कह लेता हूँ। कई बार आप मन पसंद इंसान के पास जब आप बैठते हो ना, तो आप उसके पास घंटों बैठिए सर, आपको बर्डन महसूस नहीं होगा। ये रियलिटी बात बता रहा हूँ। और जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, आप उनके साथ 5 मिनट तो बैठिए, आप पर प्रेशर होगा। वो बच्चों के साथ हम बैठते हैं तो सिंपल बात है, आज के टाइम में आप, इतना बड़ा चैनल है आपका, आप खुद सोचते होंगे लोग वक्त सुसाइड करते हैं, पैसे वाले भी सुसाइड कर लेते हैं, बड़ी बड़ी रैंक के अधिकारी भी सुसाइड करते हैं। हम कहते हैं वो सुसाइड का रीज़न एक है, अब वो किसी को कुछ बोल नहीं पाते, वो कहना बहुत कुछ चाहते, कोई सुनने वाला नहीं होता है। और मेरे पास तो है, यदि कोई मेरे से गलत बोलता है तो मैं उन बच्चों के सामने बैठ कर बोलता हूँ ना। और फिर जिस आस, जिस नज़रों से वो मेरे सामने बैठे हैं, एक सपना बाप का है, बाप गरीब है तो ये थोड़ी ना बच्चा गरीब होगा। उनकी आंख में जो चमक मेरी तरफ देखते हैं ना, वो तो अजीब सा है। और जब उनका सिलेक्शन होता है तो हम एक काम और करते हैं सर, उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, कि हम कहते हैं भाई जिसका सिलेक्शन होगा उसके पिताजी को हमारे हरियाणा में पगड़ी बोलते हैं, जो कि बहुत इज्जत का प्रतीक है, कि हम कहते हैं आपके पापा को हम पगड़ी पहनाएंगे समाज के बीच में जो है, तो एक मोटिवेशन है। और वो जब एक आस लगा के, क्योंकि सर इंसान चाहे भगवान के पास जाए चाहे किसी व्यक्ति के पास जाए, रीजन 3 है, भाव, अभाव और प्रभाव। करेक्ट। रियलिटी इन तीनों के अलावा हम जाते नहीं है किसी चीज़ ने लेकर। भाव, अभाव और प्रभाव। भगवान के पास गए, भाव में गए हैं, किसी नेता के पास गए, अफसर के पास गए, प्रभाव में गए हैं। और अभाव का मतलब किसी पैसा नहीं है, किसी से मांग लिया तो वो, अब वो सामने वाले मेरे साथ बैठे हैं, वो मेरे को भाई बोलते हैं, सर नहीं बोलते। सबसे बड़ी बात ये है, लड़कियां भी लड़के भी, भाई ये हुआ, तो एक भाव भी तो है। और उनका ये भी तो है कि भाई ये बंदा है, हमारी कुछ मदद करेगा, तो समय का पता नहीं चलता, फिर उनके साथ मेहनत करते रहो। और रियलिटी है कि आज के टाइम में कोई पीटता नहीं है सर, माँ बाप भी नहीं पीटते। और मैं कह रहा हूँ कि मैं उन बच्चों को पिटता भी रहता हूँ, पिटाई भी होती है, रीजन, और वो भागते भी नहीं, वो कहते भाई पिटाई कर लो, हमें भगाओ मत। और आज मैं प्राउड के साथ कहता हूँ कि जितने आज तक मेरे स्टूडेंट रहे, कोई भी पुलिस जैसी नौकरी में कहीं पर भी किए सुनने में नहीं आया कि फला लड़का रिश्वत ले रहा था या एक्सवाइज कुछ भी था, तो अच्छा लगता है। तो अब तक आपने जैसे बताया कि ये वाकई में बड़ा कमाल के काम कर रहे हैं आप, अब तक कितने स्टूडेंट्स आपके रह चुके हैं? सर अभी तक देखो, हम काउंटिंग करें तो मुश्किल है, क्योंकि हम कोई फ़ी वगैरह तो लेते नहीं हैं। और जहाँ पर ये पता हो कि कोई रिकॉर्ड है, अब हमने रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू कर दिया, तो अब तक हमारे 3000 प्लस बच्चे जो है अलग अलग गवर्नमेंट जॉब, जैसे दिल्ली पुलिस है, सब इंस्पेक्टर्स हैं, हरियाणा पुलिस है, साथ में टीचर्स हैं और आर्मी पर्सन है, तो लगभग 3000 प्लस बच्चे हो चुके हैं सर। 3000 बच्चे जो है अपनी गवर्नमेंट हो चुके हैं जी। अभी इनमें से IAS PCS कितने हैं? IAS की बजाय हम बात कर सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने UPSC का एग्ज़ाम निकाला है, उनको IAS नहीं मिला, क्योंकि देखो हमारी मेंटेलिटी ये होती है कि UPSC मतलब IAS, पर उसमें बहुत सारी प्रकार की अलग अलग सेवाएं हैं। जैसे एक लड़की है, वो उत्तर प्रदेश PCS जो है, वो SDM है वहाँ पर, ऑल इंडिया 6th रैंक थी उनकी जो है। अभी आपने मथुरा वृंदावन का नाम सुना होगा, वहाँ की SDM है वो। क्योंकि हमारा खुद का ये मानना है सर, सब्जेक्ट तो 4 ही है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS। गवर्नमेंट जॉब में इन 4 ही सब्जेक्ट को पढ़ना है, और इन्हीं में से क्वेश्चन आपके सामने होगा। ये तो इन कोचिंग वालों ने अलग अलग रूप दे दिया कि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, ये सब इंस्पेक्टर का है, ये CGL का है। सब्जेक्ट तो 4 ही है ना सर, ये सारी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। तो कोई ऐसी स्टोरी जो आपकी इंस्पायर रही हो, या मतलब अभी तक की सबसे बेस्ट स्टोरी लगी हो कि हाँ ये सबसे बेस्ट है? सर होता क्या है, जब आप इस तरह काम करोगे ना, और जब उन बच्चों के बीच में जाकर काम करोगे, तो हर बच्चा जब लगता है एक अलग खुशी दे के जाता है।
और स्टोरी सबकी स्ट्रगल तो भरी है, अभी भी बहुत सारी स्टोरी है कि यदि मैं यहाँ बताने बैठूँ तो आप खुद इमोशनल होगे कि ऐसा भी होता है। पर एक दो है जो उनमें जो ज़्यादा मेरे को टच करके गई। एक लड़का है हरियाणा पुलिस में है, एक लड़का आर्मी में है। आप सोच सकते हो कि आज के टाइम में जिसके घर के अंदर जो है एक सिर्फ ओनली वन फैन, एक पंखा है, पिताजी है नहीं, माताजी है, दूध बेचने का काम करते हैं, वो लड़का एक टाइम खाना खाता है जब उसका स्ट्रगल था। और वो मेरे गांव से भी आगे से आता है, मतलब 40 किलोमीटर दूर से आता लिफ्ट लेके, क्योंकि पैसे उसके पास नहीं है। और वो बच्चा, जब मैंने उसके बारे में पता चली भाई ये खाना तक नहीं खाता, क्योंकि वो जाता था तो लेट हो जाता, तो उसकी माताजी सो जाती, और वो इसलिए नहीं उठाता क्योंकि भैंस का काम करना तो सुबह जल्दी उठना होता उनकी माँ को, जल्दी उठना है। वो एक टाइम ही खाना खाता है। और घर की कंडीशन ये थी कि आज के टाइम में आप समझ पाओगे कि किसी बच्चे को 1900 रुपये पर मंथ सैलरी के पर काम किया उसने। 1900 रुपये सर, 2000 भी पूरे नहीं है। वो लड़का जब हमारे पास आया तो हमने एक बात बोली कि घर पे ये मत बता तू जॉब छोड़ के आया है, क्योंकि 1900 में से 1500 कर दे देता था, और जो भी अपना पैदल जो जैसे भी करता था 1000 दे देता होगा, वो एक अलग बात है। हम बोले कि एक काम कर, तू है ना घर वालों से बोला कि मेरी जॉब जो है ठीक सी लगी, 2000 रुपये मैं तेरे को दूंगा, तू सिर्फ पढ़ना है। आपने उल्टे उसको पैसे दिए थे? ऐसे 6 बच्चों को लेके आए थे सर हम, तो हमने 2000 रुपये पर मंथ उनको देना शुरू कर दिया। 3 महीने एग्जाम के थे। कितने गए, मान लीजिए एक बच्चे पे 6000 चले गए, और उसको रखना शुरू कर दिया। और आज वो लड़का आर्मी में है, इंडियन आर्मी जो है, क्लर्क है। और अच्छा ही लगा कि उस लड़के ने ड्रेस पहन के, मैं फ़ोटो सेंड करूँगा आपके पास, देखना, बिल्कुल भेजिएगा, और ड्रेस पहन के अपनी माँ के साथ सेल्फी ली, और उसकी माँ जो है उसके साथ खड़ी है, उसने मेरे पास भेजी। उसकी माताजी जब मिलने आई ना, तो मेरे लिए एक ऐसा धर्म संकट था कि एक 60-65 साल की बुजुर्ग महिला है, अपने सिर से महिलाएं जो चुन्नी ओढ़ती है उतार के, और मेरे पैर में मेरे जूतों पे ऐसे करने लगी। मैं बोला माताजी ये मत करो। तो उस महिला के जो भाव थे ना, वो इतना अटैचमेंट था कि बस पूछो मत। तो कहानियाँ बहुत सारी है, बहुत कुछ है। एक लड़का जितेंद्र है, अभी भी आता है, आप मिलना, 90% डिसेबल्ड है। जो बच्चे सुसाइड करने की सोचते हैं ना, तो जितेंद्र से मिलो ना, 90% डिसेबल्ड पर्सन, माताजी नहीं है, चलने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, डेली 3 किलोमीटर चल के क्लास में आता है। एग्ज़ाम क्लियर कर दिया गवर्नमेंट जॉब का, परंतु गवर्नमेंट ने इसलिए उसको ज्वाइन नहीं कराया कि ये इतना डिसेबल्ड है, हम इसको क्या नौकरी दें। दिमाग ठीक है, पर कहता नहीं मेरे को कुछ करना है, बोलता है तो समझ में नहीं आता क्या बोलना चाह रहा है। तो कई सारी स्टोरी है सर जो लग रही है, और इन बच्चों ने बहुत कुछ सिखाया भी है। बिल्कुल। आपको मैं बताऊं कि दिल्ली पुलिस के फिजिकल थे, आप यकीन करोगे 2024 जनवरी 13 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक, और झड़ोदा यहीं नजफगढ़ के पास जो है फिजिकल थे। तो हर आदमी आपदा में अवसर को तलाशता है। तो वहाँ आसपास की जो सोसाइटी है, उन्होंने क्या किया, जो दूर दूर से बच्चे आए, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, दूर दूर से आए थे बच्चे, तो उन्होंने क्या, वो लोग क्या करते हैं कि अपने कमरे को किराए पे दे दिया, पर डे 200 रुपये पर हेड ले लिया। उनके लिए तो पैसा कमाने का मौका है। तो हमने उन बच्चों को कहा कि चलो कुछ अच्छा करते, सर्दी बहुत ज़्यादा है। हमने 1800 बच्चे सर, 1800 बच्चे पर डे अपने वहाँ पर रखना शुरू किया। 18 मतलब कम्युनिटी सेंटर वगैरह जो जगह थी, रजाई गद्दे सब हमारी तरफ से था। शाम का खाना, सुबह की चाय बिस्किट, और बहादुरगढ़ से वो सेंटर है 5-6 किलोमीटर, वहाँ तक छोड़ना सब निःशुल्क था। कोई पैसा किसी से नहीं लिया। पैसा हमारा, स्टूडेंट हमारे, वो स्टूडेंट्स थे, वो खड़े थे, पूरी रात भर जागते, खाना खिलाते अनजान बच्चों को जो है। और उसका परिणाम मैं आपको बताऊं, जब हमारे स्टूडेंट उत्तर प्रदेश में गए ना, तो उन बच्चों ने उनका वही अतिथि सत्कार किया कि उनको होटल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अच्छा लगता है। बिल्कुल करेक्ट। तो अब हम अंतिम चरण में हैं। जाते जाते साइबर सिक्योरिटी आज का सबसे बड़ा, आज के वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है। किसी का भी फ़ोन हैक हो जाना, इंस्टाग्राम फेसबुक चैनल चला जाना, बहुत सारे किस्से सुनते हैं। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट सबसे खतरनाक है। आपके फ़ोन पे को कॉल आया, उसने OTP पूछा, और अब तो ऐसे ऐसे स्कैम्स आ रहे हैं कि आपको फ़ोन आया, आपने उठाया भी नहीं तो भी पैसा कट गया सर। तो कैसे अपने आप को सिक्योर करें इससे? सर एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों को कुछ तो जागरूक करें। करेक्ट। मैं आपको बताऊं कि
जब भी कभी जैसे डिजिटल अरेस्ट का आपने नाम लिया, डिजिटल अरेस्ट जो है, अरेस्ट कभी डिजिटल होता ही नहीं है सर। दिक्कत क्या है कि ये मोबाइल है ना, इस मोबाइल की हमें नॉलेज होती नहीं है। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। हम क्या करते हैं, मोबाइल है, फ़ोन मिलाना सीख लिया, डिस्कनेक्ट करना सीख लिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ज़्यादा करे कुछ और एक दो एक्टिविटी हमने कर ली, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। और सरकार क्या कर रही है, सरकार ने तो यही किया ना कि सारी चीज़ अटैच कर दी गई, बैंक अकाउंट अटैच है, आधार कार्ड अटैच है, आपका पैन कार्ड अटैच आपका है, एक सब कुछ, एक ईमेल पे सब कुछ, एक फ़ोन नंबर पे, एक ईमेल पे सब कुछ अटैच हो जाता है। अब भी जो मान लीजिए आपके पास यदि कभी, एक निचोड़ मैं बता रहा हूँ, यदि किसी व्यक्ति के पास कॉल आ भी जाए, एग्जाम्पल किसी के पास आके डिजिटल अरेस्ट कर दिया गया, आपको 3 काम कर लेना बस। पहला काम, सामने पुलिस वाला या वो लोग करते क्या है, पीछे ड्रेस को टांग लेंगे, वो पूरा है ना, atmosphere जो पीछे होता है ना, वो लगा लेंगे और कहेंगे हम फला एसीपी बात कर रहे हैं, डीएसपी बात कर रहे हैं, तुम्हारा कोई पार्सल आया हुआ था, वहाँ गड़बड़ कर दिया, एक्सवाइजेड कुछ भी कहानी कुछ भी बताते। जब भी आपको वीडियो कॉल आई और आपको डिजिटल अरेस्ट की धमकी दे, दिमाग में एक बात घुसा लेना, पुलिस कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। दूसरी बात, 1930 ये टोल फ्री नंबर है, और एक 155260 155-260 या cybercrime.gov.nic.in, ये इन पे आप कंप्लेंट दर्ज कराइए। देखो होता है क्या सर, क्राइम हो जाए बड़ी बात नहीं है, हम क्या करते, क्राइम होने के बाद हम घबरा जाते हैं, हम जाते हैं पुलिस के पास। कई बार हम, पुलिस भी गलती करती, पुलिस टैकल नहीं कर पाती, पुलिस उससे पूछती कि क्यों, तूने, तेरी गलती होगी, ऐसी वर्डिंग यूज करती है। अब कहाँ जाए बंदा। तो मैंने कहा जब भी डिजिटल अरेस्ट हो तो कंप्लेंट यहाँ करनी है, और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो तो सामने वाले को नानी याद दिला देना। बचपन से लेकर, मैं तो बच्चों को कई बार मजाक में बोल देता हूँ, बचपन से लेकर अब तक जो कुछ आपने सीखा है गाड़ियों के रूप में या कुछ भी, बोल देना क्या दिक्कत है, कौन है भाई, तू कहाँ से आया है, रीजन क्या है, वो फ्रॉड है। आपको पुलिस डिजिटल अरेस्ट कर ही नहीं सकती, होता ही नहीं है सर। दूसरा, OTP वगैरह, देखो ये चीज़ें हर कोई बंदा जागरूक हो चुका, क्योंकि पुराना स्कैम है। OTP आया, और मैंने बताया था कि वीडियो कॉल आ जाती है, कई बार हमारी घर की महिलाएं भी उठा लेती है। हम कह रहे हैं अननोन नंबर से वीडियो कॉल आए तो आप अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरे पे अंगूठा रखिए, अपना चेहरा मत दिखाइए, उसका देखिए ना पहले कौन है। रीज़न है AI का ज़माना है, आपका ओरा ले लेगा, वो कहीं पे भी लगा लेगा, बदनाम करने के लिए बहुत सारी। अब तो AI ने तो कमाल कर दिया है, चैट GPT है, फला है, दिमका है। तो 3 चीज़ें आपने करनी है यदि कभी हो जाए। 1930 टोल फ्री नंबर है, cybercell.gov. या cybercrime.gov.nic.in पर आपने कंप्लेंट दर्ज करनी है, क्योंकि आपका उसी टाइम विदिन 24 आवर्स आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी मुहैया कराया जाएगा। और घबराना नहीं है, सबसे बड़ी बात है घबराना नहीं है। ये लोग आपको पैनिक करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। और क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड विषय है, कभी फिर हम इसके बारे में डीपली इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे नंबर और ईमेल आईडी है, इनको अपने ईमेल आईडी और नंबर को प्रोटेक्ट कैसे करें कि हम किसी स्कैम में ना फंसे? सर आज के टाइम के अंदर आप इनको प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते। रीज़न बताता हूँ उसका। देखिए, जब हम UPSC की तैयारी करते थे ना, हम बात करते थे किसी भी चीज़ को लेकर, मंथन होता था और उसका जिस्ट निकाल के रखते थे। ऐसा ही है, एक तरफ डिजिटल युग है, आपने शॉपिंग भी करनी है तो आप अमेजोन पर करोगे, फ्लिपकार्ट पर करोगे, यहाँ तक कि कुछ सामान मंगवाना है, खाने का भी मंगवाना है तो आप स्विगी है या फिर वो दूसरा जोमेटो है, हर जगह आप अपने मोबाइल का यूज करते हो। कहाँ तक प्रोटेक्ट करोगे सर आप? वो देखिए, छोटा सा 1 मिनट हम कर बताता हूँ आपको, छोटा सा एग्जाम्पल। आपने कोई सामान मंगवाया है, पहली गलती तो हम क्या करते हैं, सामान आया, हम सामान ले लिया हमने, और हम उसमें से सामान निकाल के जो कवर है, हम क्या करते हैं, उसका फेंक देते हैं। उस पर क्या डिटेल नहीं होती आपकी, नाम भी, एड्रेस भी, सब कुछ होता है सर। हम उसका यूज कहाँ करते हैं? हमने अपना सामान लिया, डस्टबिन में डाल दिया, वो कहाँ गया? ATM से हमने पैसे निकाले, स्लिप निकाली, स्लिप फेंक दी, या किसी मॉल से हमने बिल लिया और उसके बाद बिल वो कूड़े में फेंक दिया। दूसरी बात, आपका कोई भी चीज़, आप पहली बार किसी भी साइट पे जाओगे तो आपने देखा होगा, आपने कोई ऑर्डर करना है तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है वो सारी डिटेल, क्योंकि आप जिस नाम से रजिस्टर्ड हो, फेसबुक पर रजिस्टर्ड हो या कहीं पे भी हो, ऑटोमेटिकली फिल कर देते हैं उन चीज़ों को, तो आपकी सारी डिटेल वहीं पे है। तो
ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप चाह कर भी नहीं बच पाओगे। रीज़न क्या, आप सिक्योर नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूंगा कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी ईमेल आईडी जो है उसको कितने बार ब्रीच किया गया है। ईमेल आईडी को उसको चेंज कर सकते हो, पर वो थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि दर्शकों को हम जब बताएं तो करके भी बताएं, थोड़ा दिखा के भी, कि वो समझ पाए उस चीज़ को। दूसरी कंडीशन, बस यही डू एंड डोंट्स करने हैं। कोशिश करो कि COD करो, कैश ऑन डिलीवरी करना। ओके। COD पे फोकस करिए। आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो सर, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ऑनलाइन पेमेंट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है क्योंकि आपकी सारी सूचनाएं जा चुकी होती है। आप किसी मॉल में चले गए, आपने देखा किसी भी मॉल में जाते हो, कपड़े खरीदते हो आप, तो कपड़े वाला भी विशाल में चले गए या फिर किसी उसमें भी चले गए, तो वो क्या करते हैं वो लोग, सर आप अपना नंबर बताइए, कट 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 कट, अब ईमेल आईडी बताइए सर, फिर वो मैसेज आना शुरू होगा। आपकी ईमेल आईडी कहीं से भी ले लीजिए, बड़ी बात क्या है। तो हम कहें भाई इसको प्रोटेक्ट करा जाए, इससे बचा जाए, सर नहीं बचोगे, क्योंकि उसका तो बचने का एक तरीका है कि या तो आप डिजिटल युग से अलग होइए, तभी आप बच पाओगे। और हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने साथ चलना भी है पर सुरक्षा के साथ चलना है। तो हम एक दिन आएंगे तो हम बता भी देंगे, आपको दिखाएंगे। हम चाह रहे हैं दर्शक इस चीज़ को समझे, ताकि दर्शकों की जब डिमांड होगी तो हम ये बताएंगे भाई आप ऐसे करके आप अपनी ईमेल आईडी को सिक्योर कर सकते हो। देख सकते हो बार बार कि भाई पिछले 1 वीक में या 10 दिन में कितनी बार प्रयास किया गया है। सिर्फ जागरूकता ही इसी चीज़ से बचा पाएगी आपको। आप कहीं पर भी जाइए सर, आप खुद समझोगे। आप बैंक में चले जाइए, आपको खुद नहीं पता कि आपके अकाउंट पर कितनी सर्विस लगी हुई है। 2, 4, 5, 7, 10 रुपये पर महीने के कटते ही रहते हैं आपके। राइट। साल के 15-20 रुपये कट जाए तो आपको तो पता ही नहीं चलता। पर आपको पता है वो 15-20 रुपये भी 12 रुपये में तो आपका इंश्योरेंस हो जाता है। हमें खुद नहीं पता होता कि बैंक ने कौन कौन सी सर्विस लगा दी। और हम तो कह रहे हैं लोगों से, आज भी भाई जाइए आप बैंक में, पूछिए, सिर्फ एक सर्विस रखिए ना, अक्सर मैसेज अलर्ट की रख दीजिए, बस पैसे कटे तब पता चल जाए, आए तब पता लग जाए। उसके अलावा क्यों सर्विस चार्जेस दोगे। पर हमारे पास फुर्सत ही नहीं होती, हमें देखने का मतलब ही नहीं होता। बस हमें ये पता है, सैलरी वालों को तो खासकर, मान लीजिए 70,000 आई तो उसके पीछे के आंकड़े हम देखते ही नहीं है, 242 आई है या 346 आई है। तो थोड़ी सी जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है सर। जाते जाते हमारे दर्शकों को, जो अब तक ये पॉडकास्ट देखें, आपकी जर्नी जिन्होंने सुनी है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, खास तौर से युवाओं को जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, या जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, उनके लिए ज़रूर बोल के चाहिए। सर मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि इंसान हो, इंसानियत का काम करना है। आप कोई भी काम करिए, आप गवर्नमेंट जॉब करिए, प्राइवेट करिए, थोड़ी सी इंसानियत रखनी है। दूसरा, अलग हम ये नहीं कहते कि आप किसी चीज़ को पर्सनली यदि मेरे से पूछो कि आप पैसे का दान मत दीजिए, यदि ना दे पाओ तो, पर विद्या का दान जरूर दे दीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा दान विद्या दान है, क्योंकि उसमें 3 जनरेशन का भला होगा, अपना, माता पिता का और आने वाली जनरेशन का, जिसके उसमें होता है। करेक्ट। और रही उसकी बात अपने जीवन में, अपने बच्चों के अलावा किसी गरीब बच्चे का हाथ जरूर पकड़िए सर। एक मूवी आई थी ना बागवान, उसका संदेश बड़ा अच्छा था कि भाई उसमें क्या था कि खुद के बच्चे आपको साइड कर देते हैं। और इंसान में और जानवर में फ़र्क ही यही होता है सर। ऊपर यदि अल्लाह, वाहेगुरु, भगवान बैठे हैं तो वो पूछेंगे आपसे जाकर, बेटा जीवन में करके क्या, मतलब आपने किया क्या है, तो आप कहोगे जी बच्चे पाले जी, नौकरी की, भला किया, तो वो पता क्या बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे बच्चे पालने का काम तो पशु भी करते हैं, क्या वो बच्चे नहीं पालते, करके क्या है, जीवन क्या है, यही है सर। सोसाइटी से जो आपको मिला उसके लिए रिटर्न आपने क्या किया। चाहे कुछ भी करो, ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेशन के सेक्टर में ही करो, और बहुत सारे काम हैं, आपको फील होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं उनके सामने रखता हूँ, आप खुद बताओ सर, यदि किसी बच्चे की 30 साल एज है तो आप खुद सोचो ना, 30 साल में क्या उसको पर डे जर्नी याद थोड़ी ना है, उसको कुछ इंसिडेंट याद है। इंसिडेंट कैसे, अब वो कभी फर्स्ट आया होगा, या कभी शादी हुई है, या उसके जीवन में कोई व्यक्ति आया है, 10-12 घटनाएं ही तो याद है। या फिर कोई ऐसी घटना जो वो कहीं पे बच्चा था या बड़ा था, फंस, मतलब कहीं किसी गलत काम में ऐसा फंस गया, वो कहता है भगवान आज आखिरी बार बचा, और वो बच भी गया, वो याद है। या माता पिता ने धुलाई करी तब बच गया, मतलब पिटाई करी। पर कभी सोचिए जीवन तो वही है, 5-7 घटनाएं, और तो सब रोबोटिक है सारा मामला। सुबह उठना है, पेट के लिए भागना है, शाम को थक के सो जाना है। बिल्कुल। तो हम यही कहेंगे भाई कुछ भी ना करो तो किसी का बुरा मत करना। और बहुत सारे ऐसे काम हैं
और लगे रहो, अपनी आत्मा ने जो शांति दे वो काम करते रहो सर। बिल्कुल अजय जी, तमाम जानकारियाँ आपने साझा की और तमाम जर्नी के बारे में बताया और बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयर सच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर जर्नी। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। तो हमारे साथ थे अजय ग्रेवाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो एक संस्था के माध्यम से इतने सारे बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं और इतने कम संसाधनों में वो इस चीज़ को बैलेंस भी कर रहे हैं। इसी के साथ दिल्ली पुलिस में कार्यरत भी हैं और तमाम जिम्मेदारियां वो निर्वहन कर रहे हैं उसका, और इसी के साथ साथ ये बड़ा प्यारा सा काम वो कर रहे हैं। अपने विद्यादान महादान के माध्यम से वो ये सारे काम कर रहे हैं। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, हमें ज़रूर बताइएगा। इस पॉडकास्ट को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और आगे किस टॉपिक पर आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।